हेलो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जो कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है या कहेंगे अलाइन कर देता है। तो जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देता है डाइपोल को, उस केस में टॉर्क हमारा हो जाता है जीरो। उस केस में क्या हो जाता है, टॉर्क बराबर जीरो। कब? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये। तो हम ये कहते थे कि ये एंगल था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में टॉर्क क्या होता था बेटा? जीरो। और ये डाइपोल इस तरीके से हो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इस केस में भी ये होता है थीटा इक्वल टू 180। इस केस में भी टॉर्क अपना होता है जीरो। इन दोनों केसेस में टॉर्क जीरो होता है। और इनके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो भी क्या होता है? नेट फोर्स। यानी इसके ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स का टोटल क्या होता है? जीरो। तो नेट फोर्स दोनों ही किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो 0, 180 हो या किसी और एंगल पर भी हो, तब भी नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्स दोनों चार्जेस पर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और डायरेक्शन वाइज अपोजिट लगता है, इसलिए नेट फोर्स भी क्या जीरो होता है? जीरो। तो हम कहते हैं नेट फोर्स भी क्या होता है इस केस में? जीरो। इसलिए इन दो केसेस में को हमने कहा था इक्विलिब्रियम। इनको कहा था हमने इक्विलिब्रियम। इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि समेशन टाउ इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ इक्वल टू 0। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होती थी तो हम कहते थे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते थे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर इनमें से एक कंडीशन फॉलो होती है, दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो हम उसे कहते थे पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये कंडीशन पूरी फॉलो हो और ये ना हो, ये फॉलो हो रही है, ये नहीं फॉलो हो रही, तो हम ये कहेंगे ये पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, या ये कहेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि टॉर्क की वजह से क्या होती है? रोटेशनल मोशन। और फोर्स की वजह से होती है क्या होती है बेटा? फोर्स की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट या जो भी सिस्टम होगा वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेटरी नहीं होगा। दूसरा केस, अगर ये फॉलो हो रहा हो फोर्स, ये ना हो रहा हो, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं। इन दो केसेस में ये दोनों कंडीशन फॉलो होती थी, 0 पर 180 पर। ये कंडीशन किसी भी एंगल में फॉलो होती थी जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था। जब किसी भी सिचुएशन में नेट फोर्स लगता था जीरो। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा कि व्हाट हैपन इफ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो उसी के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं कि उस केस में बेटा नेट फोर्स जो होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। तो जो चार्जेस हैं डाइपोल के, चार्जेस प्लस और ये, इन पर जो पहले फोर्स लगता था इक्वल, अब दोनों पर इक्वल फोर्स नहीं लगेगा, तो दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेगा। इसकी वजह से नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। डाइपोल के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है? जीरो। ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होने की वजह से डाइपोल के अंदर एक ट्रांसलेटरी मोशन होगी, यानी डाइपोल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा या इधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। उसके लिए हम
पूरी स्टडी करेंगे किधर जाएगा। इसी पर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि डाइपोल किधर मूव कर सकता है, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आएगी। ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, छोटा टॉपिक है, इसलिए एक ही मार्क्स का आता है। पर 2016, 17, 18 कंटिन्यू आ रहा है, इसलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स लगता है, ठीक है। और तो हम उन्हीं के सिचुएशन को पढ़ेंगे, और टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। इक्विलिब्रियम, इन दो सिचुएशन को छोड़कर नेट फोर्स, नेट टॉर्क भी लगेगा। तो डाइपोल में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल मोशन भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। रोटेशनल मोशन आकर कब रुक जाती है? जब एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या थीटा इक्वल टू 180 हो जाए। इन दोनों केसेस में फिर टॉर्क 0 हो जाएगा, मोशन, रोटेशनल मोशन रुक जाएगी। और पर ट्रांसलेटरी मोशन यानी फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं होगा कभी भी, तो वो मोशन चलते रहेंगे। तो हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होती है नॉन यूनिफॉर्म में। पर ये किस सिचुएशन आने के बाद इक्विलिब्रियम, कौन सी? वो इक्विलिब्रियम कहेंगे रोटेशनल। अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल, दोनों है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये टॉर्क वाइज तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कि रोटेशनली इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेटरी नॉन इक्विलिब्रियम में होगी। तो उसी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन मैंने लिखा है कि when dipole is in non-uniform electric field, when dipole is in non-uniform electric field, net torque and net force act on it। मैंने कहा उसके ऊपर नेट टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी उसके ऊपर लगता है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिख दी है, अदर देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी अदर देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये कंडीशन फॉलो ना, यानी जब थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 ना हो, उसके अलावा जितनी भी सिचुएशन होंगी सब में नेट टॉर्क होगा, ठीक है बेटा। इन दो को छोड़, इन दो में फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इनमें रोटेशनल नहीं करेगा। कौन से में? थीटा इक्वल टू 0, 180। तो दोनों होते हैं, नेट टॉर्क भी होता है, नेट फोर्स भी होता है। रिजल्टिंग दैट मोशन ऑफ डाइपोल वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बोथ। इसके वजह से जो रिजल्टिंग मोशन होगी डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो रोटेशनल भी होगी और कैसी होगी? ट्रांसलेशन। दोनों, रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशन, दोनों तरफ दोनों होगी। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि रोटेशनल मोशन भी होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कौन सी होती है? ट्रांसलेशन मोशन भी होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन दो केसेस में, सॉरी रोटेशनल मोशन इन दो केसेस में आने के बाद रुक जाती है, थीटा इक्वल टू 0, 180, ठीक है। अब बात आती है, ये जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम जब पढ़ेंगे तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन आएगी, जब भी आएगी कि डाइपोल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा होगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में ये चीज दे दी जाएगी, क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज, मोशन ऑफ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हम यह जो पढ़ने वाले हैं इस समय पर, क्योंकि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हुई और ट्रांसलेटरी तो प्रॉब्लम थोड़ी टफ हो जाएगी। तो इन्होंने क्या मान लिया है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी, सिर्फ अकेली ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग मोशन है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो रोटेशनल को हम क्या मान के चलेंगे? इक्विलिब्रियम। कौन कौन से केस के लिए? थीटा इक्वल टू 0 और 180 के लिए। तो हम जो पढ़ने वाले हैं कि डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जबकि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। तो बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखते हैं, इसी पर क्वेश्चन आएगा। तो
अब हम टॉपिक करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट हैपन इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ये हो गया जी। जब आपको ये आ जाए 1 मार्क्स का तो आप ये लिखेंगे कि वो डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों ही मोशन होंगी, क्योंकि उनके ऊपर नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों एक्ट होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, इसका ये आंसर है, आप जो समझिए जैसा। ठीक है, अब ये पढ़ने वाला कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसी होगी, जबकि वो किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसके बेटा दो तरीके से बन सकते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा सकता है, एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा सकता है डाइपोल को, एक डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं आपको दोनों केसेस 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूं। पहला केस बनना है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला जो हम बनाएंगे वो क्या है बेटा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको देखते हैं केस 1 में। ठीक है, इस केस 1 में ए पॉइंट क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, 0। अगर थीटा इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, तो क्या होगा देखते हैं। पहले मैं बना लेता हूं कोई, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सिर्फ एक लाइन से एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये कोई अपना इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझ, यानी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता होगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, हर पॉइंट पर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें डाइपोल रखा है, कैसे रखा हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कितने पर रखा हुआ, 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से ये डाइपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस। तो इसका डाइपोल मूवमेंट किधर होगा बेटा, इसका डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस होता है, माइनस क्यू से, तो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा इस पी, माइनस से टी क्यू। ई भी इधर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, और पी भी इधर, तब ये थीटा क्या होगा, 0। तो इस केस में हमें मालूम है, इस केस में हमारे पास टॉर्क बराबर क्या लगता है, 0। अगर व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन टॉर्क बराबर क्या लगता है बेटा, 0। टोटल टॉर्क क्या होगा, 0। ठीक है, आपने पढ़ा था ना टॉर्क बराबर फॉर्मूला, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। तो अगर साइन 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया, 0, वो सॉरी टाउ बराबर 0, क्योंकि हम ऑलरेडी टाउ को तो 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बात हो रही है, ये तो हमने पहले अज्यूम कर लिया। चलिए अब इसके लिए बात करते हैं। देखो, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 मान लेता हूं और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग, तो हमें मालूम है इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर कौन बड़ा होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, E2 बड़ा होगा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो प्लस पर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो वो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, ये फोर्स लगा। इस फोर्स को नाम दे दिया F2। ये कितना होगा बेटा, Q इंटू E2, Q इंटू E2। इस फोर्स किधर होगा, ये। इस पर फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
इस फोर्स को हमने F1 बोल नाम दे दिया, ये हो गया QE। ये फोर्स कितना हो गया, F1 बराबर QE। चार्जेस दोनों के सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है E1 लेस देन E2, देयरफॉर कौन ज्यादा होगा, F1 लेस देन F1, क्योंकि E1 छोटा है, E1 कम है, E2 ज्यादा है, तो F1 F2 से छोटा। हमें ये पता चल गया F1 F2 से छोटा होगा, यानी ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। F2 ज्यादा है, F1 कम है। यहां से देखिए, तो मैं यहां पर कह सकता हूं एक चीज है, यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो बात होगी, बट समेशन F की बात की जाए, यानी टोटल फोर्स, नेट फोर्स की बात की जाए, तो वो जीरो नहीं, क्योंकि F2 ज्यादा F1 कम है। अगर यहां पर ऐसे कर देता, बट समेशन F ये कैसे होगा, F1 प्लस F2 बराबर नॉट इक्वल टू, ये बेटा जीरो नहीं है, ये F2 में से F1 घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बात सही है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसको वेक्टर नहीं लिखता, ऐसे समझ लीजिए, समेशन F बराबर F1 माइनस F2 नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज समझ लीजिए। आपको ये भाषा समझ आती है ज्यादा अच्छी, वेक्टर लगा देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वेक्टर में हमेशा ऐड करके लिखा जा सकता है। ठीक है, कि इन दोनों पर सम जीरो होना चाहिए नेट फोर्स के लिए। ठीक है, चलिए ऐसे समझ लीजिए, F1 F2 नॉन जीरो है, तो आप देखिए जो फोर्स ज्यादा होगा डायपोल उसी तरफ भागेगा, समझ सकते हैं। तो F2 किधर है, F2 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में, F2 ज्यादा है, देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डायपोल मूव्स टुवर्ड्स किस टुवर्ड्स, वो डायरेक्शन किसकी है, P की, तो मैं P लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो देयरफॉर डायपोल मूव्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट वेक्टर P। ठीक है, तो हमारे यहां पर कंक्लूजन निकला कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल थीटा एंगल, डायपोल इस तरीके से रखा है कि थीटा इक्वल टू 0 हो, तो डायपोल किस तरफ ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, डायपोल मूवमेंट की तरफ, P की डायरेक्शन। चलिए पहला केस हटाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट केस देखते हैं, इसी का बेटा सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में बेटा जगह कम है, इधर कर देता हूं। ठीक है, इसका सेकंड केस देख लेते हैं। केस टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, या ये कहेंगे केस 2 नहीं कहते अभी, इसका बी पार्ट व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, 180। क्या हो बेटा, थीटा इक्वल टू 180 भी क्या होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमें मालूम है, तो क्या हो जाएगा, देन टॉर्क इक्वल टू 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर तरीके से लिख दो, एक ही बात है, एक अकेला टॉर्क है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जब ये किसमें है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी किसके लिए बात चल रही है, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखिए, ये मान लीजिए हमारा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे सेम वही की सिचुएशन चल रही है बेटा, जो ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने मान लिया इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो अब इसके लिए देखते हैं।
डाइपोल किस तरीके से रखा है, क्योंकि थीटा बराबर क्या 180, तो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ। इधर माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, तभी तो बेटा इसका P किधर होगा, इसका P होगा बेटा इस तरह, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। अब एंगल कितना होगा 180, इस केस में 180 एंगल कितना होगा 180। चलिए इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से, ठीक है। मालूम है हमें E1 लेस देन E2, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो E2 ज्यादा होगा, E1 कम होगा। चलिए अब फोर्स देखते हैं। तो बेटा डाइपोल के ऊपर प्लस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, तो इस पर जो फोर्स लगा वो इस तरीके से बेटा, ये इस फोर्स को नाम दीजिए F1, क्योंकि ये इवन पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए F1, ये कितना होगा Q इंटू E, ठीक है। और माइनस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर, ठीक है। ये क्या है F2 बराबर कितना होगा Q इंटू चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम, ये सिचुएशन बन गई। देखते हैं सेम क्या है, क्योंकि E1 लेस देन E2, तो बेटा F1 E1 कम है ना, तो F1 कम होगा, तो F1 लेस देन, ठीक है। यहाँ पर F1 क्या होगा कम होगा, F2 ज्यादा होगा, तो ये इक्वल नहीं है, दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं बट समेशन F, या ये कहेंगे F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में होगी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। विदाउट वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ऐसे लिख लो, F इक्वल टू F1 माइनस F2 नॉट इक्वल टू, दोनों बातें। तो ये फोर्स कौन सा ज्यादा है, F2, जिधर फोर्स जो फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा, तो फोर्स कौन सा ज्यादा है F2, तो F2 की डायरेक्शन कौन सी है, मेरी तरफ, F2 की डायरेक्शन क्या है मेरी तरफ, या ये कहेंगे उसकी डायरेक्शन क्या है PV किधर है इस समय इधर। तो फिर से वही बात आई कि डाइपोल मूव्स टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट फैक्टर, इसके लिए भी लिखता हूं, तो इसके लिए बात आ गई, therefore इंपॉर्टेंट बात चल रही है बेटा, डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ, आप समझ लेंगे, शॉर्ट में लिख दिया P क्या है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो यहां पर ये बात और ये बात कॉमन है ना, ये मैंने इसलिए कॉमन लाया कि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसके लिए एक सेंटेंस बन सकता है, इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपको दोनों के अपने आप याद हो जाएंगे एक सेंटेंस में, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या ये कहेंगे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाइपोल उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होगा, यानी P की डायरेक्शन। तो ये बात क्लियर। इस बात को मैं यहां से मिटाकर ऊपर लिखूंगा, इस बात को मैं कहा मिटाकर कहां लिख रहा हूं, ऊपर। ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। तो
चलिए बच्चों, तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया इन दोनों के केसेस से कि डायपोल इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूव्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। याद रखिएगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में मूव्स करेगा। ठीक है ना, जिधर पी की डायरेक्शन होगी उस तरफ ही भागेगा। यानी ये डायपोल किधर आएगा, इस तरफ, ये डायपोल किधर जाएगा, उस तरफ, जो भी पी की डायरेक्शन। चाहे तो आप दिखा सकते हैं ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ डायपोल, ऐसे लिख सकते हैं। समझ ही गए, मूवमेंट ऑफ डायपोल जो पी की डायरेक्शन है उधर ही, इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर। मूवमेंट ऑफ डायपोल, तो पहला कंक्लूजन निकल गया, इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। एक और केस आता है, दो ही केस आ सकते हैं, या तो डायपोल इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा या दूसरा केस बनता है डिक्रीजिंग। तो मैं बेटा इसी में ही चेंज कर रहा हूं, इसमें क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज। अगर ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, कैसा हो, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा हो बेटा, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो केस में इस वाले को हम इंक्रीजिंग को क्या कर दें, डिक्रीजिंग। मैं चाहूं तो नया भी बना सकता हूं, पर मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं। ठीक है, आपको तो अब उल्टा हो गया। अब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, क्योंकि क्या है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में घट रहा है, तो E1 ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा होगा E2 से, E1 E2 से बड़ा होगा। पहला केस थीटा इक्वल टू 0 में डायपोल ऐसे ही रखा जाएगा, डायपोल ऐसे रखा जाएगा, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन एक ही रहेगी, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन एक ही रहेगी। चलिए, तो इस केस में टॉर्क 0 होता है, और अभी हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, टॉर्क 0 ये फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2, तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, F1 ग्रेटर देन F2, बात वही रहेगी। इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E1 माइनस पर इधर प्लस पर इधर, बस अंतर क्या हो गया, F1 पर फोर्स F2 सॉरी, अब F1 फोर्स F2 से ज्यादा हो गया पहले वाले केस से, यानी ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स अप होगा। तो अगर F1 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, F1 ज्यादा है, F2 कम है, F1, तो अब ये किधर मूव करेगा, इस तरह। F1 की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, और P की डायरेक्शन क्या, उधर। यानी अब ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, कब, जब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो बात बस सेम रही, देयरफॉर डायपोल मूव्स टुवर्ड्स, बस एक चीज और ऐड कर देता हूं यहां पर, टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स अपोजिट, क्या हो गया, अपोजिट। इसको अलग से नोट बनाइएगा बेटा, आपको उसमें करेक्शन मत कीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना लेंगे, आपको बाद में बहुत समझ आएगा। है, अभी लेक्चर से आपको बहुत कम मिलेगा, 10% 20%, मेरी लेक्चर से नहीं, किसी भी टीचर के लेक्चर से। ठीक है, थोड़ी बातें रिकॉल रहेंगी, पर इनको नोट्स बनाने के बाद जब आप बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग में नोट्स जरूर बनाइएगा, जो बोर्ड पर लिखा है सब बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर डायपोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, यानी इस केस में जब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उल्टा होगा, डायपोल किस डायरेक्शन में भागेगा, डायपोल उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, डायपोल मूवमेंट वेक्टर की। डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उधर थी,
तो ये इंक्रीजिंग में इसी डायरेक्शन में करता था मूव, डिक्रीजिंग में इसके अपोजिट। तो मैंने कर दिया यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। उस केस में जाते हैं, ठीक है, और सब चीजें। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ डायपोल किधर हो जाएगी, बना लीजिए, ठीक है। अब उस केस में चलते हैं। इस केस में ये क्या है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे उसी केस को पढ़ा बस। यहाँ थीटा बराबर 0 तो आगे थीटा बराबर 180 है, तो 180 में प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा, उल्टा। पी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ई की डायरेक्शन किधर होगी, उधर। चलिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उस डायरेक्शन। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, डिक्रीजिंग, E1 ज्यादा, E2 कम। तो इसे भी चेंज कर दीजिए, E1 ज्यादा तो E2 कम, E1 ज्यादा E2 कम, तो F1 मोर देन F2, यानी F1 ग्रेटर देन F2। फोर्स वही डायरेक्शन में रहेगी, हैं, चाहे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। फोर्स अलग, पर बस फोर्स के मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन ज्यादा है, F1, F1 कौन है, मेरा। तो किधर भागेगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरह, यानी मूवमेंट ऑफ डाइपोल किधर हो गया, इस तरह। मूवमेंट ऑफ डाइपोल किधर हो गया, मूवमेंट ऑफ डाइपोल मूव्स इन दैट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर है, इधर, मेरी तरफ, और डाइपोल किधर मूव्स कर रहा है, इधर। ये भी डाइपोल मूव्स किधर कर रहा था, इधर, और डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर था, इधर। इट मींस जो मैंने यहाँ कंक्लूजन था वही कंक्लूजन उसके साथ था। जैसे यहाँ अपोजिट आया था वहां भी क्या आ जाएगा, अपोजिट। तो बस यहाँ पर कर देता हूं, टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। तो कंक्लूजन पहला ये निकला था, इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर P। अब यहां पर लिख देता हूं, एंड इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स towards opposite direction of dipole moment vector, opposite dipole moment vector, ठीक है। यानी ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, सेम डायरेक्शन, पी की। तो इसको आपको बस, इससे आपके सारे केस बन जाएंगे, इतनी सी दो बातें याद करने से। इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, एंड इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो और समझ गए, इसमें 1 मार्क्स का कंटिन्यूअस में आ रहा है लगातार, कि डिक्रीजिंग में पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं व्हाट हैपन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ बता दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखा होगा तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों मोशन होंगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म में कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं बनेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन सकती है कब, थीटा इक्वल टू 0 180 पर। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये चलिए